नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हमने जो मेंस की सीरीज शुरू की है, आज उसका हम अगला प्रश्न करेंगे। इसमें इस सीरीज में हम करते क्या हैं कि हम पूरा एक प्रश्न उठाते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए संभावित महत्वपूर्ण होता है। पूरे प्रश्न को हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या हमारी ऐसी रहती है जो कि हम सीधे सीधे परीक्षा में लिख सकते हैं। आपका काम ये रहेगा, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा और फिर इसको समझिएगा। टॉपिक पूरे महत्वपूर्ण वाले रहते हैं। इससे क्या होगा कि आप मेंस को जब एक बार आंसर सुन लोगे तो आपका दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा। फिर उस फ्रेम से आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही हम निबंध सीरीज चला रहे हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो देखना शुरू करिए, जिससे आपका मेंस की पूरी तैयारी यहीं पर हो जाए। आपके यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उसे मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस पर भी पूरा उत्तर बना के फ्रेम बना के आपको दे दूंगा। इससे आपकी मेंस की तैयारी में जान आती रहेगी, यानी आप बेहतर तरीके से मेंस की तैयारी करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य प्री पास करना नहीं है, पूरा पेपर पास करके नौकरी लेना है। उसके लिए हमारी मेंस की राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और मेंस की शब्दावली भी अच्छी होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, भारत की जनजातीय समुदायों पर आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को हम सही से समझेंगे, क्या क्या वो जानना चाह रहा है। एक तो जनजातीय समुदाय के बारे में कुछ बात कर रहा है, आधुनिकीकरण के बारे में बात कर रहा है, वैश्वीकरण के बारे में बात कर रहा है, सांस्कृतिक पहचान वाली कुछ बात कर रहा है और कुछ उपाय भी जानना चाह रहा है। इतनी चीजें ये प्रश्न हमसे चाह रहा है। अब हमने ये देख लिया कि प्रश्न में क्या क्या पूछा जा रहा है, फिर हमने देखा कि किस परिप्रेक्ष्य में है, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाह रहा है। अब हमें क्या करना है, इन सारी जो जो चीज़ें हमने अभी मार्क की थी, जो जो चीज़ें हमने देखी थी, इनको ऐसे संतुलित करके लिखना है कि ये सारी चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में बैठ रही हों। दूसरी चीज़ है कि एक दूसरे से रिलेट कर रही हों। कहीं ऐसा ना हो कि एक अलग जा रहा है और एक अलग जा रहा है। इसमें हम जनजातियों के इतिहास पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसमें हम मुद्दों को ऐसे उठाएंगे कि धीरे धीरे एक हमारा फ्लो बनता चला जाए और हम सारी चीज़ों को लिख के समग्र तरीके से उसको हम रख सकें। यही हमारा मेंस में उत्तर लेखन की एक कला होती है। देखिए, भारत की जनजातीय समुदायों पर आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव एवं सांस्कृतिक संरक्षण के उपाय, ये हम एक हेडिंग कर देंगे। इसको हम 2 भी हेडिंग कर सकते हैं, एक हेडिंग में इतनी बात बता दें, एक हेडिंग में इतनी बात बता दें, क्योंकि हमें इसमें लगभग 4 चीज़ें बतानी हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हैं। शब्द सीमा हम प्रश्न के हिसाब से रखेंगे। यदि मान लो हमें ये 200 शब्द में लिखना है या 500 शब्द में लिखना है या 300 शब्द में लिखना है, तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हर एक चीज़ हम उसमें समाहित किए हों, जितने शब्द दिए गए हैं उसमें में। कहीं ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाए, आपके शब्द बढ़ते चले जाएं, फिर वो निबंध जैसा बन जाए, वो हमें नहीं बनाना है। आपको बस इसको सुनते जाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपकी तैयारी आगे बेहतर होती रहे। इतना बेहतर मेंस की तैयारी कोई नहीं कराएगा, आप कहीं भी कर लीजिएगा, कोई नहीं कराएगा। भारत की विविधताओं का देश है। भारत एक विविधताओं का देश है जहां 700 से अधिक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय अपनी अलग अलग भाषा, संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के कारण विशिष्ट पहचान रखते हैं। संविधान ने इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर विशेष संरक्षण प्रदान किया है। आधुनिकता और वैश्वीकरण ने इन समुदायों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। एक ओर जहां शिक्षा, तकनीकी, रोजगार के नए अवसर मिले हैं, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक क्षरण, विस्थापन और पहचान संकट भी सामने आया है। यानी हमने इसमें ये बता दिया कि भाई लगभग हमारे पास 700 से ज़्यादा जातियां रहती हैं, जिनकी सबकी परंपरा अलग है और इनको हमने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। और ये सब हमारी कुछ न कुछ इनमें संकट भी है और सरकार उनके लिए काम कर रही है। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। आधुनिकीकरण का जनजातीय समाज पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या है? शिक्षा का प्रसार, यानी जनजातीय युवाओं में उच्च शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है। आईटी, यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है। स्वास्थ्य सुधार, यानी टीकाकरण, आधुनिक दवाइयाँ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कारण शिशु मृत्यु दर भी कम हुई है। रोजगार के अवसर, यानी परंपरागत शिकार और वनोपज से आगे बढ़कर सरकारी और निजी नौकरियों में अवसर मिले हैं।
पहले आप लोगों ने ये देखा होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा या पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो जनजाति समुदाय के लोग थे वो वनों पर निर्भर रहते थे, चाहे लकड़ी काटते हों, चाहे अपना कृषि करते हों या दूसरे के यहाँ कृषि करते थे। कुल मिला के वो वन की दुनिया से बाहर नहीं आ रहे थे। अब वो धीरे धीरे उनको वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और सरकारी निजी कंपनियों में नौकरियां भी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों, सरकारी योजनाओं और एनजीओ की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। राजनीतिक भागीदारी यानी पंचायत प्रणाली और आरक्षण ने इन्हें लोकतांत्रिक ढांचे में शामिल किया है। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आए हैं, जैसे सांस्कृतिक क्षरण, परंपरागत त्योहार, नृत्य, बोली और रीति रिवाज धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आज पारंपरिक आजीविका का संकट, औद्योगिकीकरण और खनन के कारण जंगल और जमीन से बेदखली की जा रही है। मूल्य परिवर्तन यानी सामूहिकता और प्रकृति पूजा की जगह भौतिकवाद और व्यक्तिवाद का प्रभाव पड़ा है। भाषाई संकट यानी संथाली, मुंडारी, कुड़ुख जैसी भाषाओं का प्रयोग घट रहा है। नई पीढ़ी हिंदी अंग्रेजी की ओर जा रही है। सामाजिक विकृतियां, शहरीकरण के प्रभाव से नशाखोरी, बाल विवाह और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। बीपीएससी के लिए हमने जनजातियों से संबंधित पूरा वीडियो डाल दिया, अब उसको देख लीजिएगा जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। उसके लिए हम पूरा एक सीरीज चलाएंगे बीपीएससी के लिए, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायी होने वाली है। वैश्वीकरण का जनजाति समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? सकारात्मक प्रभाव देखते हैं, जैसे तकनीकी पहुंच यानी मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया से जनजाति युवा विश्व से जुड़े हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी जनजातीय नृत्य, चित्रकला और हस्तशिल्प को पहचान मिली है। आर्थिक अवसर यानी हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट और वनोपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला है। सचेतना, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक बहस से जनजातीय अधिकारों की जागरूकता बढ़ी है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं? जैसे सांस्कृतिक एकरूपता यानी वैश्विक संस्कृति, फास्ट फूड, पश्चिमी प्रधान फिल्में के कारण स्थानीय पहचान संकट में आई है। परंपरागत ज्ञान का ह्रास, औषधीय पौधों व स्थानीय उपचार की पद्धति की उपेक्षा हुई है। पहले आपने देखा होगा क्या होता था कि ये लोग ज़्यादातर जंगल में रहते थे और वहीं की जड़ी बूटी इस्तेमाल करते थे, दवा में भी वही इस्तेमाल करते थे, उसी को खाने पीने में प्रयोग करते थे। और धीरे धीरे अब क्या हुआ है, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। बाजारवाद का दबाव यानी जंगल और ज़मीन का व्यवसायीकरण, जनजातियों का शोषण। प्रवासन यानी रोजगार हेतु शहरों की ओर पलायन से पारिवारिक और सामुदायिक ढांचा कमजोर हुआ है। विस्थापन यानी बड़ी परियोजनाओं, बांधों और खनन के कारण लाखों जनजातीय परिवार विस्थापित हुए हैं। सांस्कृतिक पहचान के लिए संरक्षण के उपाय, संवैधानिक और कानूनी उपाय। अनुच्छेद 244 जो है क्या कहता है, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को विशेष संरक्षण मिला है। अनुसूचित जनजाति आरक्षण यानी शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिला है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996, पेशा स्थानीय स्वशासन का अधिकार है। वनाधिकार अधिनियम 2006 यानी भूमि और जंगल पर परंपरागत अधिकार की मान्यता हुई है। सरकार ने क्या क्या और प्रयास किए हैं? टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान, विकास योजनाओं में जनजातीय हितों का समावेश। जनजातीय छात्रावास और छात्रवृत्ति यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं। जनजातीय संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र यानी पर्यावरण परंपरा का संरक्षण किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास कार्यक्रम यानी महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयास यानी लोक कला और त्योहारों का पुनर्जीवन, कर्मा, सरहुल, सोहराय जैसे त्योहारों का प्रचार किया जा रहा है। भाषा संरक्षण, जैसे संथाली, मुंडारी हो आदि भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया गया है। जनजातीय साहित्य का प्रकाशन यानी मौखिक परंपराओं को लिखित रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातीय कला और संस्कृति को इको टूरिज्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एनजीओ और स्थानीय संगठनों की भूमिका यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा और आधुनिकता के साथ सांस्कृतिक मूल्यों का संतुलन आवश्यक है। विकास योजनाएं जनजातीय दृष्टिकोण से बनाई जाएं। स्थानीय समुदाय की भागीदारी के बिना संरक्षण संभव नहीं। वैश्वीकरण को अग्रसर रूप में लेकर हस्तशिल्प और लोक कला को विश्व बाजार में बढ़ावा देना है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि जनजातीय समाज को हमें साथ में जोड़ना है तो भी उनकी हमें
जो वास्तविक या इनकी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको, धरोहर को हमें संभाल के रखना है, इनकी भाषा का सम्मान करना है, इनकी कलाएँ जो हैं उनका सम्मान करना है, इनके जो द्वारा जानी गई औषधियों का सम्मान करना है, तो ही हम चीज़ों को बराबर इनको अपनी धारा में जोड़ सकते हैं। नहीं तो बहुत जगह आपने देखा होगा ये लोग विद्रोह पर उतर आते हैं। पूरा इनको तुरंत डिजिटल करना ठीक नहीं है। धीरे धीरे वो खुद धारा में आ रहे हैं और वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये आपका उत्तर रहा। अगर आपको मान लो 500 शब्द में लिखना रहे, 250 शब्द में लिखना रहे, 300 शब्द में लिखना रहे, तो आप उसी के क्रम में इसको समाहित करेंगे। हम समझाते हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। आप जब प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई आपका प्रश्न है नहीं हल हो रहा है वो बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आरओ यानी निबंध वगैरह की सीरीज भी आपको बेहतर यहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।